हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स वाले टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं भाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जितना टेढ़ा इसका नाम है उतना ही टेढ़ा इसका काम है। क्या होती है मार्जिनल क्या है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको कॉन्सेप्ट करता है फैक्टर प्राइसिंग में कि भाई अलग अलग फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी प्राइसिंग कैसे की जाए, इनको भाड़ा कैसे दिया जाए, इनकी कितनी कॉस्टिंग होनी चाहिए, तो कितनी प्राइसिंग होनी चाहिए, वो किस चीज पे डिपेंड करती है। किसको ज्यादा पैसे देने चाहिए, किसको कम पैसे देने चाहिए, क्या प्राइसिंग इनकी होनी चाहिए, उसके बारे में एक थ्योरी बनाई गई है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली मतलब बांटना, ठीक है। तो वो थ्योरी क्या कहती है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट होने को इसमें बहुत सारे हैं, बट व्हाट आई ट्राई कि मैं सारे कॉन्सेप्ट को आपको ब्रीफली समझाऊं। एंड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि आपको उस कंडीशन में उसका आंसर निकालना सिखाया जाए, ठीक है। क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहां लिख रखे हैं। उसके बाद एवरेज प्रोडक्टिविटी में भी 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। तो मैं वो सारे कॉन्सेप्ट को आज ट्राई करूंगा कि ओवरथ्रू करें, और साथ साथ फिर अपन इक्विलिब्रियम फॉर द फर्म देखेंगे कि कहां फर्म जो है वो कितनी प्राइसिंग लेके काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। According to this theory, price of a factor of this production depends upon its productivity. इस थ्योरी के तहत जो प्राइस होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि आप उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, वो लैंड है या लेबर है या कैपिटल है या एंटरप्रेन्योर है, उसको कितना देंगे वो डिपेंड करता है उसकी प्रोडक्टिविटी पे। वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी प्रोडक्टिविटी पे। एंड इट इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर कंसर्न। और वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्टिविटी भी कौन सी वाली? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। अब बात आती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं बाकी सारे फैक्टर्स को वही रोक दूं और एक उस इंडिविजुअल फैक्टर को बढ़ाऊं तो मेरे आउटपुट में कितना इंक्रीमेंट आया। जस्ट फॉर एग्जांपल, लैंड है 1, लेबर है 2, कैपिटल है 3, एंटरप्रेन्योर है 1, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, जो 2 लेबर है उसकी जगह 1 लेबर और बढ़ा दी। ध्यान समझना, इसको मैं चलो लिख के समझा देता हूं आपको। हाँ देखो, मेरे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड है 1, लेबर है 2 और एंटरप्रेन्योर भी है 1, ठीक है। ये चारों मिलकर मुझे 100 यूनिट्स का आउटपुट देते हैं। अब मैंने क्या करा, इस लैंड में बाकी सब ये सारे एज इट इज हैं, इस लैंड लेबर के अंदर, इस लेबर के अंदर +1 कर दिया, यानी कि लेबर मैंने कर दी 3, बाकी सब एज इट इज है। और 1 यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाने से मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई? 120। उस 1 लेबर के आने की वजह से मेरी जो टोटल प्रोडक्शन है वो 120 हो गया। इट मींस कि उस पर्टिकुलर लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो 20 यूनिट्स की है। वो किसकी है? 20 यूनिट्स की है, और उसके हिसाब से मैं सारे काम करूंगा। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फैक्टर की जो प्राइसिंग है वो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और उसी के हिसाब से आप उसकी प्राइसिंग बनाएंगे, ठीक है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब अपन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें आती हैं: मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। अब इनका खेल कहने को बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, दिक्कत नहीं लेनी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये मत सोचना कि सर टेढ़ा है, इसको समझाना बहुत टेढ़ा है पर समझना बहुत आसान है, ठीक है। आपकी देखो बीकॉम बीबीए की जितनी भी बुक्स होती है ना, उनमें एक, किसी राइटर को बुरा नहीं कह रहा, किसी राइटर को अच्छा नहीं कह रहा, एक छोटा सा ड्रॉबैक जो मुझे लगा, जो मैंने इतनी आज अभी पिछले दिनों बहुत कई सारी मैंने बुक्स पढ़ी हैं आपकी जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज की हैं, उनमें एक छोटा सा मुझे ड्रॉबैक ये लगा कि वो ड्रॉबैक भी नहीं है, वो अपने हैंड पे सही है और हम अपने हैंड पे सही है, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई चलो पहले मैं बताता हूं क्या खेल है, यानी सुनना पहले इस चीज को। दिक्कत क्या आती है बीकॉम बीबीए, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लास 12। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट क्लास 12th में आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना है तो वो समझाया खत्म किया जाता है। व्हेन यू कम्स इन बीकॉम बीबीए और अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तो उस 6 पेज के अंदर वो राइटर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपने 11th में इको पढ़ी थी, 12th में इको पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में इको पढ़ी थी, सेकंड ईयर में इको पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। You don't know कि वो आप कितना इको पढ़ के अब तक आए हो। तो वो चाहता है कि आप बिल्कुल 0 पे हो ना तो भी आप वहां तक पहुंचो। एंड इफ समवन जो कि इको ऑलरेडी पढ़ के आया, वो लगेगा कि सर ये इतना सारा 3 पेज का उन्होंने कर दिया, उस 3 पेज के अंदर मेरे काम की चीज तो कुछ भी नहीं थी।
और तो जब हमने भी ये आपकी बुक पढ़ी, 3-4-5 राइटर की बुक मैंने बुक पढ़ी, ठीक है ना, उसके अंदर भी मैंने ये पाया कि भाई बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, बट ऑन एंड ऑन इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत कम, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि अपन 15 मिनट में समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये टॉपिक लेके आऊं। आप बुक प्रेफर करनी है, कुछ लोगों ने पूछा सर बुक कौन सी प्रेफर करें। सो गाइस बीकॉम है, मैं बीकॉम बीबीए बीए में कोई आपको बुक प्रेफर नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपको ऑल दो मार्क्स क्लियर करने के लिए करनी है, पेपर क्लियर करने के लिए, तो कोई सी बुक ले लो, इट डजंट मैटर। आपको पता है कि आपको वो कितनी पढ़नी है, मेरे को भी पता है कि आप कितनी पढ़ोगे। ठीक है, ऑल दो प्रैक्टिकल बात करता हूं। और हाँ, अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो एडवांस लेवल की, तो व्हाट आई प्रेफर, मुझे जो अच्छी लगती है, ये नहीं कह रहा कि भाई सबसे बेस्ट है, प्रमोशन है, मुझे जो अच्छी लगती है दैट इज HL आहूजा। मुझे काफी अच्छी पसंद भी आती है क्योंकि काफी डिटेल वर्जन उसमें गिवन है। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू पॉइंट। हाँ जी, तो क्या आती है, 3 तरीके की थ्योरी आती है आपकी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। एक एक करके समझेंगे। देखो, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो अभी अपन ने वो देखा ना कि उस बंदे के आने से पहले 200 यूनिट थी और एक और बंदे की इंक्रीमेंट करने से 120 यूनिट हो गई। सो जो यहाँ 20 यूनिट का चेंज है दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल अगली फिजिकल आउटपुट में चेंज, प्रोडक्टिविटी बनाया अगले बंदे ने या अगले फैक्टर की वजह से कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। इसको अपन कहते हैं एमपीपी। क्या कहते हैं? एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब समझना, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो कॉस्ट के जस्ट अपोजिट चलती है। कैसे? अगर कॉस्ट आपकी बढ़ रही है इट मींस आपका जो लेबर या फैक्टर है उनकी प्रोडक्टिविटी घट रही है। ठीक है, और अगर आपकी कॉस्ट कम हो रही है इट मींस वो ज्यादा काम कर रहे हैं इसलिए पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है। तो आपने एवरेज कॉस्ट का डायग्राम देखा था, वो कैसा था? ऐसा था, ऐसा ना एवरेज कॉस्ट का डायग्राम। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इसका जस्ट अपोजिट बनेगा, यानी दिस इज द डायग्राम ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। उल्टा चलेगा, जहां कॉस्ट कम है वहां प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, जहां कॉस्ट ज्यादा थी वहां प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी कम है। दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का मतलब, जब ये बंदा नहीं था, जब 100 यूनिट बन रही थी, तब हमारे पास 5000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था। अब जब ये बंदा आ गया है तो मेरे पास 5400 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। तो उस बंदे ने रेवेन्यू में कितना इंक्रीज करा, उस बंदे के आने से मेरे पास 400 रुपए के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आया, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। उस बंदे के आने से कितना रेवेन्यू में इंक्रीज आया, किसमें? चेंज इन टोटल रेवेन्यू, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया वो होता है आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लास्ट वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी जो ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है इसकी कीमत कितनी है। क्या बोला मैंने? इसकी कीमत कितनी है। कीमत का मतलब क्या है? जिस मल्टीप्लाई बाय 20 यूनिट नहीं बनाए, उस 20 यूनिट का प्राइस था 3 रुपए पर यूनिट, यानी कि वैल्यू कितनी है? 60 रुपए का उसने मेरे लिए काम कर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं क्या है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। देखो ये दोनों अभी आपको सेम लग रहे हो, लग रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का मतलब भाई पहले इतना कर रहा था अब इतना कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो 20 यूनिट बिकी हैं वो 400 रुपए की बिकी है, अभी तो ये सेम लग रहा हो। ठीक है, हाँ ये अप्रोक्सीमेट सेम होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, अपन ने वो पढ़ा एमआर और एआर वाला कर्व, तो वो यही मान लो कि ये एमआर और ये एआर वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो अभी तो ये बिल्कुल सेम है, बट जब हम इनपरफेक्ट की बात करते हैं तो ये बदल जाते हैं। ठीक है, वैसे आपको कहीं डायग्राम में वो कहीं टेबुलर प्रेजेंटेशन में पूछते नहीं है, इसलिए मैं उसको ज्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, देखो बड़ा आसान है। क्या है? तीनों मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, जैसे जैसे अपन ने लेबर बढ़ाई तो कितना प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है वो आपका हो गया एमपीपी। उसको अगर मैं प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं एमपीपी को, तो आपको क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और जो टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ है, टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू का मतलब, टोटल रेवेन्यू का मतलब प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय प्राइस। प्रोडक्शन 10 यूनिट बनी 100 रुपए ईच की, तो ये क्या आ जाएगा? आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और इसका जो चेंज है दैट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, देखो एक बंदा मिलके 10 यूनिट बना रहा था, 2 बंदों ने मिलकर 20 बनाई, 3 बंदों ने मिलकर 30 बनाई। ठीक है, प्राइस कितना था? 100 तो यहाँ 10 इंटू 100 1000, 2000, 3000, टोटल रेवेन्यू 1000, 2000, 3000। ठीक है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी माइनस करते चलो, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी।
ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा समझना नहीं है, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक पे आते हैं, एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। क्या है एवरेज ग्रॉस? अब मार्जिन तो ठीक है, जैसे अपन देखो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म था ना अपन, अच्छा चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। अपन ने इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म पढ़ा था, MR इक्वल टू MC, एग्जैक्ट सेम यहां होगा, बस उल्टा हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा। ध्यान समझना, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। रेवेन्यू बढ़ने का मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ता है तो प्रोडक्टिविटी भी घटेगी। अपोजिट चलने वाले हैं किस कंडीशन में? कॉस्ट में। रेवेन्यू सेम एग्जैक्टली रहेगा प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, और कॉस्ट एग्जैक्टली अपोजिट रहेगी किसके हिसाब से? प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट मैंने कर दिया, अभी डायग्राम बनाओ ना, एक बार में क्लिक करेगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की वीडियो चेक कर लो, एग्जैक्टली सेम आएगा। देखो इसमें आता है एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना गाइस, समझा रहा हूं समझ दो। या एक चीज आई ग्रॉस, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्रॉस? ग्रॉस मतलब ये एक्चुअल नहीं है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट बाकी होता है। जब भी ग्रॉस आए मतलब एक्चुअल नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट बाकी। ठीक है, मान के चलो जो अभी मैंने बात करी थी, एक लैंड है, 2 लेबर हैं, 3 कैपिटल है, 1 एंटरप्रेन्योर है, ये चारों मिला के 100 यूनिट का बनाते हैं। अब मैंने क्या करा, एक लैंड था, लेबर को 3 कर दिया, कैपिटल एज इट इज है, एंटरप्रेन्योर एज इट इज है। अब ये 120 कर रहे हैं। इट मीन्स उस बंदे के आने की वजह से 20 यूनिट का इंक्रीमेंट आया, तो उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कितनी है? 20 यूनिट का वो काम कर रहा है। ठीक है, बट एक बात बताओ, जो बंदा आया है क्या वो लैंड का इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या वो कैपिटल का इस्तेमाल नहीं करेगा? एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या वो इन सबकी मदद से ही तो 20 यूनिट बना रहा है? तो इसलिए यहां ग्रॉस लिखा हुआ है। ग्रॉस लिखने का मतलब क्या है? ये एक्चुअल नहीं है, क्योंकि इसमें उन्होंने बाकी तीनों फैक्टर का भी तो इस्तेमाल किया। हाँ, अगर आप बाकी तीनों फैक्टर की प्रोडक्टिविटी को इसमें से हटा दो तो जाके आप इसको नेट लिख सकते हो। ठीक है, बोला सर क्या पढ़ा रहे हो, आ जाओ आगे टॉपिक और देखो, फिर अपन इक्विलिब्रियम निकालेंगे। एवरेज फैक्टर कॉस्ट रिम्यूनरेशन, या एवरेज फैक्टर कॉस्ट या एवरेज रिम्यूनरेशन कितना देना है, और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और रिम्यूनरेशन, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। अब समझना है भाई इस चीज को ध्यान से, पहले मेरी बात समझ लो फिर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है? इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन वहां प्राइस सेम था, यहां फैक्टर कॉस्ट सेम रहेगी। वहां प्राइस सेम था या फैक्टर कॉस्ट सेम रहेगी। ध्यान से रहो, जो लेबर के लिए फायदा है वो मेरे लिए नुकसान है। अगर लेबर मुझसे प्राइस लेके जा रहा है, यानी कि मेरे लिए क्या है? मेरे लिए तो वो कॉस्ट है ना, मैंने उसको 100 रुपए दी, उसके लिए इनकम, मेरे लिए एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आपकी जो कॉस्ट होती है एवरेज फैक्टर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं फैक्टर कॉस्ट है, वो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के बराबर होती है, एंड दैट इज कांस्टेंट। दैट इज कांस्टेंट। फैक्टर कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इक्विलिब्रियम की। इसके इक्विलिब्रियम कहां मिलता है या कैसे मैं डिसाइड करूंगा, तो चलिए इन कॉन्सेप्ट का यूज करके इक्विलिब्रियम अपन निकालते हैं। अब समझना है यहाँ पे, इन केस ऑफ नॉर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैसे निकालते थे प्रोड्यूसर का, ये अपना कॉन्सेप्ट होता था, जहां पे ये होता था आपका MR इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती थी MR इक्वल्स टू MC और MC मस्ट बी राइजिंग। ये 2 कंडीशन होती थी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। यहां पे ये क्या होता था, आपका AR और MR हो जाता था। ठीक है, और ये हो जाता था मार्जिनल कॉस्ट, जो कि डिक्रीज होता कम होता है। यहां देखो क्या है, यहां अपना क्या है, आपका जो फैक्टर कॉस्ट है वो सेम रहेगा। चेंज क्या होगा? कॉस्ट की वजह से प्रोडक्टिविटी बदल रही है, कॉस्ट बदल रही है, कॉस्ट की वजह से प्रोडक्टिविटी बदल रही है। बट अभी मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है? अपोजिट चलती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी अपोजिट चलती है, तो यहां देखो क्या आएगा, ये आपकी आई कौन सी, ये वाली है, ये वाली। यूनिट से फर्क नहीं पड़ता, पैसे से फर्क पड़ता है। यूनिट से फर्क नहीं पड़ता, पैसे से फर्क पड़ता है। देखो
मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, यानी कि वो बंदा कितना कमा के दे रहा है। और हमारी कंडीशन में हमें इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, दो कंडीशन बोली मैंने, पहला क्या, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, और दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी गिर रही है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो समझो। ये क्या बता रहा है कि बंदा कितना कमा के दे रहा है, आपका खर्चा इतना लग रहा है, ये एवरेज फैक्टर कॉस्ट भी ले लो उसको, खर्चा इतना लग रहा है, बंदा कमा के इतना दे रहा है, खर्च इतना कर रहे हो, अगला बंदा लगाओगे तो इतना कमा के देगा, अगला बंदा लगाओगे तो इतना कमा के देगा, खर्चा कितना लग रहा है, इतना खर्चा ये है, और सामने वाला बंदा आपके लिए मेहनत इतनी कर रहा है। तो आप कब तक मेहनत करोगे, जब तक आपका खर्चा और उसकी मेहनत बराबर नहीं हो जाते, क्योंकि आपको पता है कि भाई ज्यादा मेहनत कर रहा है वो मेरे लिए, अगला बंदा लगा रहा तो ज्यादा आउटपुट मुझे लाके दे रहा है, तो फायदा है और लगा दे। हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, लेबर की कोई कमी नहीं है। तो देखो यहां पे ये कंडीशन प्रॉफिट की है, बंदे को 2 पॉइंट मिल गए, के और एल। एट पॉइंट नंबर के ये दोनों बराबर तो हैं, जितना वो काम कर रहा है उतना खर्च हो रहा है, पर दिख रहा है कि अगला लेबर लगाते ही काम और अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि कॉस्ट गिर रही है, कॉस्ट गिर रही है, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ रही है। बट एट पॉइंट एल हमें पता है कि अब जैसे ही अगली लेबर लगाई प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, क्योंकि अब मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग लेवल पे है। तो यहां पे मैं क्या मिल जाएगा, मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, और दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ फैक्टर। यहां पे आपका फैक्टर प्राइस जो है वो डिसाइड कर लिया जाएगा कि भैया इतनी फैक्टर प्राइस जो होगा, इतनी यूनिट का मुझे रखना है और इतना प्राइस उसका रखना है। ठीक है, सो गाइस ये था आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। काफी कंफ्यूजिंग थी, बट ऑन एंड ऑन आपका मैंने जितना उसको कंप्रेस करके कर सकता हूं, मैंने उतना कंप्रेस करके आपको समझाने का प्रयास किया है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक, उसका कंफ्यूजन रह जाता तो नीचे लिख देना, आई ट्राई की एक और वीडियो मैं इसके ऊपर बना लूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स एंड टिप्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।